नमस्कार साथियों पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या फिर एसआईआर की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा लागू करवाई जा रही है। और जब से पश्चिम बंगाल के अंदर 4 नवंबर से ये प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से आप देखोगे कि काफी सारे अवैध घुसपैठिए इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि भारत के अंदर रह रहे थे, पश्चिम बंगाल के अंदर रह रहे थे, अपनी जगह छोड़ छोड़ के अपना सामान ले लेकर बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। मतलब जो लोग सालों से यहां रह रहे थे, भारत के अंदर घुसकर आए थे, भारत का खा रहे थे, भारत का पी रहे थे, अब अचानक से जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जैसे ही उन लोगों से कहा गया कि कागज दिखाने पड़ेंगे, वैसे ही अपना सामान बोरा उठा के ये बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। इस तरीके की काफी सारी वायरल वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएगी कि लोग जो सालों सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। अब इस तरीके की प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए ही अपनाई जा रही है ताकि इस तरीके के अवैध घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल किया जाए। इसके साथ ही जो लोग एलिजिबल हैं, जो लोग योग्य हैं, जिनका नाम मतदाता सूची के अंदर होना चाहिए, उन लोगों को मतदाता सूची के अंदर शामिल किया जाए। तो यही कुल जमा एसआईआर की प्रक्रिया है, जिसके तहत योग्य लोगों को मतदाता सूची में जोड़ने और अयोग्य लोगों को हटाने की प्रक्रिया देश के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा चलाई जा रही है। अब ये इतनी अच्छी प्रक्रिया है, जो लोग योग्य हैं उनको जुड़ना चाहिए, जो लोग अयोग्य हैं उनको हटना चाहिए। तो विपक्ष के द्वारा आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? एसआईआर को लेकर देश के अंदर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस वक्त चल रही है, उस चीज को आज के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जानेंगे कि एसआईआर क्या है, पक्ष का और विपक्ष का इस पर क्या कहना है, और आज के समय पश्चिम बंगाल में किस तरीके की सिचुएशन, कैसी स्थिति हमें एसआईआर की वजह से देखने को मिल रही है। तो सारी ही चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात यहां पे हो रही है एसआईआर की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की, जिसकी शुरुआत हाल ही में बिहार से की गई थी। बिहार के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और बिहार चुनाव से पहले भी एसआईआर बिहार के अंदर लागू किया गया था। बिहार में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर एसआईआर किया, तो जीरो अपील्स आई, मतलब लोगों ने जीरो दावे किए कि हमें इससे कोई दिक्कत है, किसी तरीके की समस्या परेशानी है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा जो काम हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। पूरी जो प्रक्रिया थी काफी सक्सेसफुल रही। इस वजह से अब 12 राज्यों के अंदर इस तरीके की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है ज्ञानेश कुमार जी का, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो अब 12 राज्यों के अंदर बिहार की तरह इस प्रक्रिया को लागू किया जाने वाला है। बिहार के अंदर इस प्रक्रिया के बाद काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे। काफी सारे लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए थे, जो कि फर्जी तरीके से मतदाता सूची के अंदर जुड़े हुए थे। तो अब इस तरीके की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों के अंदर लागू की जाएगी, जिनके अंदर आने वाले समय में चुनाव हमें देखने को मिलेंगे। तो ये है वो 12 राज्य, जिसमें आप देख सकते हो केरला है, पुडुचेरी है, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो इन सभी राज्यों में आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, 2026 में, 2028 में, इस तरीके से। तो उससे पहले यहाँ पे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया जाएगा। और सबसे पहले वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत कर दी गई है। आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया को 4 नवंबर से प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अंदर जो बीएलओज होते हैं उनके द्वारा फॉर्म दिए जाते हैं, जिन फॉर्म्स को सबमिट करके विद डॉक्यूमेंट्स आपको बीएलओज को जमा करवाना पड़ता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के अंदर भी शुरू की जा चुकी है। और उसके बाद इस तरीके के नजारे आपको पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेंगे कि जो लोग यहाँ पे सालों सालों से रह रहे थे, वो इस तरीके से अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिए, क्योंकि इनके पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स इनके पास नहीं है। अब इनका कहना है कि यहाँ पे हमारे पास आधार कार्ड है, मान लो मनरेगा कार्ड है, राशन कार्ड है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट काफी इजीली फर्जी भारत के अंदर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे मान्यता नहीं दी जा रही। आधार कार्ड की बजाय आपको काफी सारे और डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि आप भारत के ही नागरिक हैं, आप भारत के अंदर काफी समय से रह रहे हैं। क्योंकि इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स तो आराम से फर्जी इनके द्वारा बनवाए जाते हैं। इनको क्या चाहिए, आएंगे भारत में आधार कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड हर जगह आईडी प्रूफ की तरह काम आने लग गया आजकल। इसके बाद यहाँ पे इनको मनरेगा कार्ड मिल जाएगा, जिससे कि ये मजदूरी मिल जाएगी। उसके बाद राशन कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद इनको गेहूं मिल जाएगा खाने के लिए, और क्या चाहिए। तो इनके पास ये 3 डॉक्यूमेंट आके सबसे पहले बनवाते हैं। इसलिए इन 3 डॉक्यूमेंट के अलावा और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं चुनाव आयोग के द्वारा, जिसमें लगभग 12 दस्तावेज हैं जो दिखाने पड़ेंगे। उनमें से एटलीस्ट एक आपको दिखाना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ प्रूफ हो जाए कि आप भारत के ही नागरिक हैं।
इंडिया के ही सिटीजन है और आपका नाम मतदाता सूची में ऐड किया जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एसआईआर को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है, क्रिटिसिज्म भी इसका किया जा रहा है, स्पेशली टाइम को लेकर कि आपने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक का टाइम दिया है पश्चिम बंगाल के अंदर, फॉर्म को डालना है, लोग फॉर्म भरेंगे, उनको सबमिट कराएंगे, डॉक्यूमेंट्स ढूंढेंगे, तो इसके लिए क्या 1 महीना काफी है? 1 महीने के अंदर लोगों के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढना, इसके साथ ही जो अधिकारी उसके लिए काम कर रहे हैं, जो बीएलओ को इस चीज का दायित्व दिया गया है, क्या उनके लिए टाइम सफिशिएंट है? क्योंकि आप देखोगे कि काफी सारी जगह से इस तरीके की खबरें हमें देखने में आ रही हैं कि बीएलओ के द्वारा खुदकुशी की जा रही है। और किस वजह से किया जा रहा है सुसाइड? क्योंकि उनके ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा हो गया। काम के प्रेशर की वजह से केरल और राजस्थान के अंदर बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है और काफी सारे बीएलओ को हॉस्पिटलाइज भी किया गया है, क्योंकि यहाँ पे काम का प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा था, अधिकारियों का ऊपर से दबाव आ रहा है, उनका यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि काम को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाए, क्योंकि 1 महीना केवल एसआईआर की इस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए दिया गया है। तो इतने बड़े राज्य के अंदर टाइम को लेकर यहाँ पे इशू है कि आप टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, जिससे कि इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से और अच्छे से किया जा सके। अब बात कर लेते हैं एक बार डिटेल में थोड़ा एसआईआर की, कि है क्या आखिर ये एसआईआर जिसको लेकर पश्चिम बंगाल में इतनी तबाही यहाँ पे मची हुई है। नाम है पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जा रहा है। चुनाव आयोग इसको कैसे करवा पा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग के पास संविधान के अंदर पावर दी गई है। आर्टिकल नंबर 324 के तहत, संविधान के तहत चुनाव आयोग ये काम कर सकता है, मतदाता सूची को अपडेट कर सकता है। मतदाता सूची मतलब इलेक्टोरल रोल्स। मतदाता सूची होती है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका नाम ऐड किया जाए, उनके वोटर कार्ड बनाए जाएं, उसके बाद वो चुनाव देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है संविधान के आर्टिकल 324 के तहत कि जितने भी लोग एलिजिबल होते जा रहे हैं उनका नाम इलेक्टोरल रोल में आपको ऐड करना है समय समय पर। तो मतलब इलेक्टोरल रोल को टाइम टू टाइम अपडेट करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और इस काम को वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत करता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, उसके तहत उसमें दी गई प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। तो डिस्क्रिशनरी काम यहाँ पे कोई भी नहीं चल रहा, चुनाव आयोग ये काम करवा रहा है। संवैधानिक पावर्स इसके पास है, एक प्रॉपर कानून बना हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम बोला जाता है। तो उसमें दी गई प्रक्रिया के तहत सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आर्टिकल 324 है संविधान का, और सेक्शन 21 क्लॉज 3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जिसके तहत, जिसमें दी गई प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ये काम करवा रहा है। अब इसके अंदर होगा क्या? जो बीएलओज हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, वो डोर टू डोर जाएंगे, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनके पास है, क्या उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। इन सारी चीजों को एंश्योर करके बीएलओज के द्वारा एक लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसके आधार पर यहाँ पे इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल या फिर मतदाता सूची को अपडेट किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुकी हूं कि 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनका नाम एक सूची के अंदर ऐड किया जाता है, उसी को ही इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। मतलब कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनका नाम जिस सूची के अंदर ऐड है उसको हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। तो इसको अपडेट करने का काम इलेक्शन कमीशन का है, जो काम वो एसआईआर के जरिए इस वक्त कर रहा है। अब ये इसकी जरूरत क्या थी? एसआईआर की जरूरत क्या है? इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने की क्या जरूरत है? अब ये कॉमन सेंस से कोई भी व्यक्ति इस बात को पता कर सकता है कि कुछ समय के बाद जरूरी होता है कि हम इलेक्टोरल रोल को अपडेट करें। कितने सारे नए वोटर्स ऐड हो जाते हैं, कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है तो उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटाना पड़ता है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं तो उनका नाम हमें दूसरी जगह से इलेक्टोरल रोल में ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे कितनी सारी चीजें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। बिहार की यदि बात करें तो लास्ट एसआईआर वहां पे 2003 में हुआ था और अब 2025 के अंदर हुआ है। तो इतने सालों में जो भी डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे आए हैं तो उनको असिमिलेट करने के लिए एसआईआर यहाँ पे जरूरी हो जाता है। पीपल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, काफी लोग मर जा रहे हैं, काफी सारे लोग 18 साल के होकर एलिजिबल हो जा रहे हैं जिनका नाम ऐड करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जरूरी बना देती है कि टाइम टू टाइम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होता रहे। इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कि फेक और फोर्स्ड आइडेंटिटीज को यहाँ पे हटाया जाए। जो फेक नाम से वोट करते हैं, फर्जी वोट डालते हैं, उनको हटाया जाए। जो नॉन सिटीजन्स हैं, मतलब जो अवैध तरीके से देश के अंदर आ गए हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर यहाँ पे वोट कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे हटाया जाए। तो नॉन सिटीजन्स एडेड थ्रू मिसयूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग डॉक्यूमेंट बनवा के वो यहाँ पे
फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा के जो वोट डाल रहे हैं, काफी समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ पे हटाया जाए। और स्पेशली कहीं ना कहीं इन दो चीजों को लेकर, जो फर्जी वोट्स यहाँ पे डाले जाते हैं और साथ ही जो यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट बना के अपनी आईडी का यूज करके भारत के अंदर वोट डालने का काम करते हैं, तो उनको यहां से हटाया जाए। इन दोनों चीजों को लेकर ही यहाँ पे पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कानूनी आधार हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किस आधार पर, किस विधान के तहत ये काम किया जा रहा है और किन किन राज्यों में प्रक्रिया शुरू की गई है, वो भी हम लोग देख चुके हैं कि आने वाले समय में 12 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। 2026 के अंदर पश्चिम बंगाल है, केरल है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है, इनके अंदर चुनाव है। 2027 की बात करें तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है। 2028 की बात करें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। और इसलिए यहाँ पर स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को जारी किया गया है या फिर इसकी प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई है। अब पक्ष और विपक्ष इन मुद्दों को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। विपक्ष का यहां कहना है कि जो काम किया जा रहा है एसआईआर का, उससे जो रूलिंग पार्टी है उसको आगे आने वाले समय में फायदा होने वाला है। मतलब अपने फायदे के लिए एनडीए सरकार ये सारा काम यहां पर करवा रही है। ये जो फेक वोटर्स यहां पे फेक कहकर हटाए जा रहे हैं, ये सच में यहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब तबके से आने वाले लोग हैं, या फिर इनको इसलिए हटाया जा रहा है कि किसी दूसरी पर्टिकुलर पार्टी का ये वोट बैंक है। तो ऐसे ऐसे आरोप पक्ष के ऊपर विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो जानते हैं कि किस किस के द्वारा क्या क्या कहा जा रहा है और कितनी उस बातों के अंदर सच्चाई है, ये लोग आप कॉमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सी पार्टी किस तरीके की बातें यहाँ पे एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर कह रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो जब से बिहार के अंदर ये शुरुआत हुई है एसआईआर की, तब से ही उन्होंने आरोपबाजी लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया कि वोट चोरी हुई है, प्लांट तरीके से इलेक्टोरल फ्रॉड यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जिन लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं वो विपक्ष के वोटर्स हैं, इस वजह से सरकार के द्वारा इनका नाम हटाया जा रहा है। तो ऐसी ऐसी बातें, इस तरीके के आरोप सरकार के ऊपर विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तरह तरह की रैलियां इनके द्वारा आयोजित की जा रही है, सड़कों पर रैलियां निकाली जा रही है, मार्च आयोजित किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी जी के द्वारा काफी सारी यहाँ पे पब्लिक कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाए कि उनके द्वारा इस चीज को सपोर्ट किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रहकर काम नहीं कर रहा। इसके साथ ही द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, इनका भी यही बात कहना है कि डीएमके ने कहा कि जो एसआईआर है वो बेनिफिट करती है बीजेपी को और इसकी अलाय को, मतलब इनके जो संगी साथी है उनको बेनिफिट करने के लिए बनाई जा रही है, बाकी सभी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके की चीजें इनके द्वारा यहाँ पे बोली जा रही है। अब बात करें स्पेशली वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में हालत इस वक्त काफी खराब है। ममता दीदी जो हैं उनके द्वारा भी इस तरीके के ही आरोप पक्ष के ऊपर लगाए जा रहे हैं, फिर सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो अपने कागज नहीं दिखा पा रहे, उनको सरकार यहाँ वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके के आरोप इनके द्वारा सरकार के ऊपर लगाए गए। एग्जैक्टली यदि आप बात करोगे किस तरीके के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एसआईआर को राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गरीब और कमजोर तबकों के लोगों को दस्तावेजों का बोझ उनके ऊपर डाला जा रहा है, उनके पास नहीं है, उनको जबरदस्ती वो दस्तावेज दिखाने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इसके साथ ही इनका कहना है कि एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लाने की कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है। एनआरसी को सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर पाई तो एसआईआर के रूप में एनआरसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही असली वोटरों के नाम कटने का डर भी यहाँ पे बना हुआ है। सरकार जो जरूरी वोटर्स है उनके नाम हटा रही है, जो यहाँ पे असल वोटर्स है उनके नाम हटा रही है, क्योंकि वो उनको वोट नहीं करते, वो उनका वोट बैंक नहीं है। तो इस तरीके के आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आरोप जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी के द्वारा लगाए जा रहे हैं ये सही है? यदि आपको ऐसी बात लगती है, नहीं सही है, अपनी राय एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल की आप यदि बात करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश से सटा हुआ है आपको वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है। इस वजह से ही यहाँ पे घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा हमें दिखाई देती है। अब यहाँ से घुसपैठिए निकल निकल के वापस बांग्लादेश की तरफ मूव कर रहे हैं। स्पेशली यदि आप बात करें तो कोलकाता की और ये बर्धमान नाम का जिला है, इन दोनों जिलों के अंदर हालात यहाँ पे काफी खराब है। स्पेशली आज हम दो एग्जांपल्स की बात करने वाले हैं। कोलकाता की यदि बात करोगे तो कोलकाता के अंदर है एक गुलशन कॉलोनी नाम से जगह। गुलशन कॉलोनी जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई थी तब यहाँ पे काफी उजाड़ एरिया हुआ करता था, धीरे धीरे बसना शुरू किया 2011 के बाद से, और कुछ ही समय में यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपना घर बसा लिया, काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, काफी सारे लोग आकर यहाँ पे रहने लगे। तृणमूल कांग्रेस के टाइम से ही, जब से 2011 में सरकार आई तब से यहाँ पे काफी सारे लोगों ने अपनी कॉलोनी बसा ली। गुलशन कॉलोनी के नाम से कोलकाता के अंदर ये जगह है। अब यहाँ पे जैसे ही एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती है,
वैसे ही बीएलओज यहाँ पर जाते हैं और लोगों से डॉक्यूमेंट मांगने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे तो लोग मिल ही नहीं रहे। जिन लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, जो कुछ लोग मिले, उनके पास डॉक्यूमेंट दिखाने भर को नहीं है। इसके बाद काफी सारे जो लोग वहां पे रह रहे थे वो उठ उठ के यहाँ से बांग्लादेश की तरफ भागने लगे। जो लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे रह रहे थे वो हजारों की संख्या में रह गए। अब यहाँ पे लोग दिखाई नहीं दे रहे, ढूंढने से नहीं मिल रहे, और जितने हैं उनके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। इस तरीके की आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। 2011 में इस तरीके का एरिया हुआ करता था, आपको बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देगी, आपको लोग नहीं दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आप किस तरीके से 2024 के अंदर पूरी तरीके से बस गई, बांग्लादेश के अंदर से आके अवैध घुसपैठिए यहाँ पे रहने लगे। इसका तो यही एक रीजनिंग दी जा सकती है ना। यहाँ पे एकदम से एसआईआर शुरू होते ही सारे लोग कहाँ चले गए, और बांग्लादेश की बॉर्डर के पास इतना बड़ा एक्सोडस हमें देखने को कैसे मिल रहा है। बीएसएफ खुद ये बात कह रही है कि बांग्लादेश की तरफ जाने वाले लोगों की संख्या में एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आ गई। तो ये सारी चीजें इस चीज की तरफ संकेत करती है कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिए यहाँ पे आके रह रहे थे, और जैसे ही एसआईआर शुरू हुआ, इनके पास दिखाने के कागज नहीं थे, तो ये उठ उठ के अपने देश की तरफ भागने लगे। अब यहाँ पे इस तरीके से ही बात करें दूसरे जिले वर्धमान की, तो वर्धमान में इस तरीके के आधार कार्ड आपको नहर में पटके हुए मिलेंगे। यहाँ पे लोगों ने, जो भी लोग गए हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड ऐसे बोरी में डाले और इस नहर के अंदर पटक दिए। जो लोग थे वहां पे, अधिकारी थे, उनको इस तरीके की एक बोरी मिली जिसके अंदर इतने सारे आधार कार्ड देखने को मिले, जो कि लोगों के द्वारा डिस्कार्ड कर दिए गए थे, फेंक दिए गए थे। तो यहाँ पे ये लोग अपने फर्जी आधार कार्ड बनवा के यहाँ पे इतने समय से रह रहे थे, यहाँ पे घुसकर बैठे थे, यहाँ पे सारी सुख सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। ये इन सभी लोगों को, इन अवैध घुसपैठियों को भारत से बाहर निकालना बेहद जरूरी है। इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की गई है, और ये देश के लिए, देश के फ्यूचर के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए काफी जरूरी है। रिसोर्सेज यहाँ पे इतने सीमित हैं, बाहर से आए लोगों को कितना घुसाए। भारत यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं है कि यहाँ से बाहर से जितने भी लोग आएंगे वो यहाँ पे रहना शुरू कर देंगे। यहाँ पे जरूरत है कि पश्चिम बंगाल जैसी एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश के अंदर शुरू की जाए, पूरे देश के अंदर लागू की जाए, और धीरे धीरे करके ऐसा किया भी जाएगा। टाइम टू टाइम जैसे जैसे इलेक्शन आएंगे, वैसे वैसे जितने भी अवैध घुसपैठिए देश के अंदर घुस के बैठे हैं, उनको देश से बाहर निकाल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो एसआईआर करवाया जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाया जा रहा है, ये गलत है? क्या इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसमें किसी तरीके की खामी है? यदि है तो फिर बिहार इलेक्शन के टाइम पे किसी भी तरीके का दावा पेश क्यों नहीं किया गया? और यहाँ पे यदि विपक्ष के द्वारा ऐसे आरोप सरकार के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे सरकार अपने फायदे के लिए इस प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, अपने फायदे के लिए इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही है, तो क्या ये आरोप विपक्ष के द्वारा जो लगाए जा रहे हैं वो सही हैं? तो ये सारी चीजें, इन सब चीजों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।